आइए पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ फिक्स्ड टर्म प्लान सीरीज इज अ ओपन एंडेड फंड, सेकंड क्लोज एंडेड फंड, थर्ड अ फिक्स्ड टर्म बैंक डिपॉजिट एंड फोर्थ अ फिक्स्ड टर्म कॉर्पोरेट बॉन्ड। एक फिक्स्ड टर्म प्लान क्या होता है आपको पहले ही बता दें, आप नॉर्मल जो इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ टर्म प्लान है उससे कंफ्यूज ना हो। ये बात हम केवल म्यूचुअल फंड्स के रिलेटेड ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो फिक्स्ड टर्म प्लान ऐसे प्लान्स होंगे जहाँ पे क्लोज एंडेड फंड होगा, क्योंकि इसमें एक फिक्स डेट रहेगा जहाँ पे ये फंड ऑफरिंग चालू होगी और फिक्स डेट रहेगा जहाँ पे ये फंड की मैच्योरिटी होगी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अ क्लोज एंडेड फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नैव्स ऑफ इक्विटी फंड्स आर नॉट अफेक्टेड बाय। जो इक्विटी फंड्स हैं उसके जो नैव वैल्यू होती है वो किससे प्रभावित नहीं होती। ऑप्शन ए, स्टॉक मार्केट मूवमेंट्स, ऑप्शन बी, इवेंट्स अफेक्टिंग द इंडस्ट्री सेक्टर इन विच द फंड हैज़ इन्वेस्टेड, सी, हैपनिंग इन द कंपनीज इन विच द फंड हैज़ इन्वेस्टेड, फोर्थ, रियल एस्टेट प्राइसेस। अब जाहिर सी बात है कि स्टॉक मार्केट के मूवमेंट्स के साथ बहुत सारे फंड्स की वैल्यू जो होती है चेंज होती है। वहीं पे अगर उस इंडस्ट्री या सेक्टर में कोई ऐसे चेंजेस आते हैं तो डेफिनेटली फ़ंड की वैल्यू चेंज होगी। वहीं पे उस कंपनी जिसमें कि आपने निवेश किया है वहाँ कुछ ऐसी घटना होती है तो डेफिनेटली उसका भी प्रभाव पड़ता है। बट रियल एस्टेट के प्राइसेस से नैव यूनिट्स की वैल्यू पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, रियल एस्टेट प्राइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट पोटेंशियल फॉर ग्रोथ इन कैपिटल इज ऑफर्ड बाय। ऐसा ग्रोथ का सबसे ज़्यादा पोटेंशियल कौन से इन्वेस्टमेंट में है। पहला ऑप्शन डेप्ट फंड, बी गिल्ट फंड, सी ग्रोथ फंड्स, डी बैलेंस फंड। यहाँ पे क्वेश्चन पे ही उत्तर दिया हुआ है ग्रोथ, तो आपको आंसर पता होना चाहिए कि ग्रोथ फंड में ही सबसे ज़्यादा चांसेस हैं आपका पोटेंशियल ग्रोथ का। उनकी डेप्ट फंड्स को आप देखेंगे तो वो वापस डेप्ट फंड्स हैं, वहाँ पे रिटर्न्स आपको कम रहता है, रिस्क भी कम रहता है। गिल्ट फंड्स भी गवर्नमेंट फंड्स होते हैं तो वापस वही वाला आ जाता है कि रिटर्न्स वहाँ पे कम है, आपको जो है रिस्क भी कम है। बैलेंस्ड फंड्स में भी कहीं ना कहीं हम जो है रिस्क को बैलेंस करने के लिए डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, तो ग्रोथ की पोटेंशियल भी थोड़े कम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अ सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान अलाउज इन्वेस्टर्स टू गेट बैक द प्रिंसिपल अमाउंट्स इन्वेस्टेड इन एडिशन टू द इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान में एक अमाउंट हम दे देते हैं कहीं पे और वहाँ से एक छोटा छोटा अमाउंट विड्रॉ करते रहते हैं। तो डेफिनेटली अगर हमने एक फ़िक्स अमाउंट दे रखा है तो उसमें कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट रेट मिल रहा होगा, और शायद यही कारण है कि हम सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान को यूज़ करते हैं। तो डेफिनेटली हमें जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो वापस मिलता ही है, साथ ही साथ उसमें एक इंटरेस्ट या फिर इनकम भी मिल जाती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ट्रू। नेक्स्ट, कॉन्स्टेंट्स इम्पोज बाय मोस्ट फंड्स ऑन चेकिंग राइट आर। जब भी हम चेक जमा करते हैं तो कौन से ऐसे कॉन्स्टेंट्स होते हैं जो ज़्यादातर फंड्स वाउस देखती हैं। पहला, अकाउंट बैलेंस शुड नॉट फॉल बिलो द मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड, बी checks issued must be for at least the minimum amount specified, c number of checks per month must not exceed the specified number, d और both a and b। अब देखते हैं कि अकाउंट बैलेंस जो होता है वो तो डेफिनेटली देखने की बात होती है कि आप जो भी चेक अमाउंट देते हैं तो एटलीस्ट आपका उतना तो अकाउंट बैलेंस होना ही चाहिए। वहीं पे चेक्स इशूड मस्ट बी फॉर एटलीस्ट द मिनिमम अमाउंट स्पेसिफाइड, कि जो भी अमाउंट जो उस फंड की है एटलीस्ट उतने का तो चेक होना चाहिए। बट कहीं पे भी ये नहीं कहा जाता कि नंबर ऑफ चेक्स कितने दें, और ना ही इस तरह की लिमिट्स बैंक आपके ऊपर रखती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, द परफॉर्मेंस ऑफ अ फंड इज़ लार्जली मेजर्ड बाय सक्सेस ऑफ। कोई भी फंड का जो परफॉर्मेंस है वो किसके ऊपर आधारित होता है। पहला, मार्केटिंग फंक्शन, दूसरा ऑपरेशंस फंक्शन, तीसरा पोर्टफोलियो मार्केट फंक्शन, डी नन ऑफ दी अबव। अब मार्केटिंग से आप समझिए कि ये जो फंड है उसके मार्केटिंग के लिए लोग रहते हैं, प्रमोशन के लिए लोग रहते हैं। क्या उनकी एक्टिविटी से फंड पे परफॉर्मेंस पे प्रभाव पड़ेगा, या ऑपरेशंस माने कि जो भी फंड के जो पेपर्स आते हैं उसका डॉक्यूमेंटेशन जो काम करते हैं उसको ऑपरेशन डिपार्टमेंट कहते हैं, क्या वो अच्छे से अगर परफॉर्म करे तो क्या फंड में वैल्यू में डिफरेंस आएगा। तीसरा ऑप्शन है पोर्टफोलियो मार्केट फंक्शन, कि जो व्यक्ति आपका पोर्टफोलियो बना रहा है, जो भी आपका पैसा अलग अलग फंड्स में निवेश कर रहा है, तो उसके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। तो डेफिनेटली करेक्ट आंसर सी है कि द पोर्टफोलियो मार्केट फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है, जनरली इन्वेस्ट इन। जनरली आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए।
ऑप्शन ए अनलिस्टेड, ऑप्शन बी मार्केट ट्रेडेड, सी थिनली ट्रेडेड एंड डी प्राइवेटली प्लेस्ड। डेफिनेट सी बात है कि आप कहीं पे अनलिस्टेड जगह पे इन्वेस्ट करेंगे तो आपको भी नहीं पता कि उसकी ट्रू वैल्यू क्या है। वहीं पे थिनली ट्रेडेड फंड्स में वॉलेटिलिटी का प्रॉब्लम रहता है कि आपने खरीद तो लिया सस्ते में शेयर, कभी बेचने जाए तो पता चला उतनी वॉलेटिलिटी नहीं है मार्केट में कि आप उसे बेच पाएँ। प्राइवेटली भी लोग फंड खरीदते हैं, बट जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो नॉर्मली मार्केट में जो ट्रेड कर रहे होते हैं उन्हीं को इन्वेस्ट करते हैं। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है, यहाँ पे गलत मार्क है, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द ड्रॉबैक ऑफ एन ऑर्डिनरी शेयर इज, एक ऑर्डिनरी शेयर का क्या ड्रॉबैक है। ऑप्शन ए पॉसिबिलिटी ऑफ कैपिटल अप्रिसिएशन, बी ओनरशिप प्रिविलेज ऑफ द कंपनी, सी गारंटीड डिविडेंड इनकम, डी नो गारंटीड इनकम और सिक्योरिटी। आप देखेंगे ऑप्शन ए बी और सी जो है ये तो बेनिफिट्स हो गए कि पॉसिबिलिटी है कि कैपिटल अप्रिशिएशन हो जाए, या फिर एक फ़ंड का जो ओनरशिप हमें मिल जाता है कंपनी का जब हम उसका शेयर खरीदते हैं, या एक गारंटीड रूप में हमें डिविडेंड मिल जाए, तो ये तो कहीं से ड्रॉबैक लग नहीं रहा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, नो गारंटीड इनकम और सिक्योरिटी। जब भी आप कोई फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपका इन्वेस्ट किया हुआ अमाउंट सेफ रहे, क्योंकि मार्केट में फ्लक्चुएशंस आते हैं। और ना ही डिविडेंड फंड्स भी आपने सुने होंगे, बट ज़रूरी नहीं कि आपको डिविडेंड मिले, क्योंकि कई बार जो होता है डिविडेंड देती नहीं है कंपनी। तो नो गारंटीड इनकम और सिक्योरिटी जो है इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ अ कंपनी इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स बाय। जब भी अगर किसी कंपनी का आपको मार्केट कैपिटल पता करना है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि आपको नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स पता होंगे और उसको आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आपको एक मार्केट कैपिटलाइजेशन मिल सके। ऑप्शन ए है ₹10, ऑप्शन बी है फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर, ऑप्शन सी है करंट मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर, डी है डिविडेंड यील्ड। डेफिनेटली ₹10 तो हो गया, फेस वैल्यू हो तो ये तो खाली एक स्टार्टिंग में जब फंड रिलीज़ होता है तो उस समय उसकी कोई फेस वैल्यू डिसाइड की जाती है, या नंबर ₹10 से चालू करते हैं, या फिर डिविडेंड यील्ड जो है। तो यहाँ से आप कभी भी कोई भी मार्केट कैपिटलाइजेशन की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। आपको क्या करना है, अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालना है, मान लेते हैं कि शेयर का प्राइस ₹100 चल रहा है और आउटस्टैंडिंग शेयर 1000 है, तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो 1,00,000 जो होगा उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल के आता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, करंट मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द प्राइस इज टू अर्निंग रेशियो, जिसको कई लोग पी रेशियो कहते हैं, इज़ एन इम्पॉर्टेंट मेजर ऑफ कंपनीज एंटिसिपेटेड परफॉर्मेंस, इट इज़ कैलकुलेटेड यूजिंग। ये पी रेशियो को आप किस तरह से कैलकुलेट करते हैं ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है मार्केट प्राइस एंड डिविडेंड, बी मार्केट प्राइस एंड अर्निंग पर शेयर, सी मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड डिविडेंड, एंड डी मार्केट प्राइस एंड फेस वैल्यू। यहाँ पे क्वेश्चन पे ही आंसर दिया हुआ है, करेक्ट आंसर बी है मार्केट प्राइस एंड अर्निंग पर शेयर। क्वेश्चन नंबर 11 है, कंपनी हुज अर्निंग्स आर स्ट्रांगली रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ इकोनॉमी इज नोन एज। ऑप्शन ए इकोनॉमी स्टॉक, बी साइक्लिकल स्टॉक्स, सी वैल्यू स्टॉक, डी ग्रोथ स्टॉक्स। अब ये साइक्लिकल स्टॉक या साइक्लिकल इन्वेस्टमेंट जिसे कहते हैं, उसमें होता है कि आप मार्केट को स्टडी करते हैं, देखते हैं कि अभी के जो ट्रेंड में कौन सा ऐसा सेक्टर है जो ज़्यादा अच्छा आउट परफॉर्म कर जाएगा और हम जो है उसमें निवेश करते हैं। रिस्क डेफिनेटली है उसमें भी मौजूद, बट ये जो साइक्लिकल स्टॉक्स होते हैं इस कारण से आपकी इकोनॉमी के स्टेट पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, साइक्लिकल स्टॉक्स। Next question, 12th, growth stocks refers to the share of a company whose earnings are projected to grow at the normal market rate. अब जाहिर सी बात है कि अगर कोई स्टॉक है जिसका ग्रोथ जो है मार्केट रेट पे होता है तो उसे हम ग्रोथ तो नहीं कहेंगे, तो इस वजह से इसका करेक्ट आंसर है फॉल्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली ट्रू फॉर अ ग्रोथ स्टॉक। ऑप्शन ए स्टेडी कैपिटल अप्रिसिएशन एंड स्टेडी डिविडेंड यील्ड, बी high capital appreciation and high dividend yield, C high capital appreciation but low dividend yield, D steady capital appreciation but high dividend yield.
आप सभी जानते हैं कि कोई भी शेयर्स में जो लोग निवेश करते हैं उनको ऑलरेडी पता होगा कि शेयर्स में इन्वेस्ट करने के दो कारण होते हैं। एक होता है कि उसमें कैपिटल अप्रिसिएशन देखने को मिल जाता है कि आपने 20 रुपये का शेयर खरीदा, अगले साल जो है 40 रुपये का हो गया, तो 100% का रिटर्न दिया, तो उसे हम कहते हैं कैपिटल अप्रिसिएशन। दूसरा होता है कि डिविडेंड देते हैं कुछ शेयर्स, कि हर टाइम जब भी उनको बोनस होता है या प्रॉफिट होता है और उस कंपनी की ग्रोथ के उतने ज़्यादा कोई चांसेस नहीं होते, तो वो जो प्रॉफिट होता है वो शेयर होल्डर्स में बांटा जाता है डिविडेंड्स के रूप में। तो जिनको किसी को डिविडेंड इनकम में इंटरेस्ट रहता है तो वो उस शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे हाई डिविडेंड यील्ड मिले। तो अगर हम ग्रोथ फंड्स की बात करें या ग्रोथ स्टॉक की बात करें तो वो ऐसे स्टॉक्स होंगे जिनका कैपिटल अप्रिसिएशन ज़्यादा है बट लो डिविडेंड यील्ड है, इसलिए सी इसका करेक्ट आंसर है, हाई कैपिटल अप्रिसिएशन बट लो डिविडेंड यील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, शेयर्स ऑफ अ कंपनीज विद लार्ज कैपिटल मार्केट कैपिटलाइजेशन, ऑप्शन ए हैव ग्रेटर ग्रोथ पोटेंशियल, बी आर मोर लिक्विड, सी आर नॉट अवेलेबल, डी नन ऑफ द अबव। अब कोई ऐसी कंपनी है बड़ी जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जैसे कि रिलायंस की कंपनी, तो क्या उसके ग्रेटर ग्रोथ पोटेंशियल है? डेफिनेटली है, कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो जो है पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ तो है उसके पास, बट इसका ये मतलब नहीं कि क्योंकि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा है तो ये कभी फेल नहीं हो सकती। ऑप्शन बी आर मोर लिक्विड, इसका मतलब जो मार्केट कैपिटलाइजेशन का कहीं ना कहीं सीधा इफेक्ट होता है कि नंबर ऑफ शेयर्स सर्कुलेशन में कितने हैं, बहुत ज़्यादा अगर हैं तो आप कभी भी बेच या खरीद पाएंगे। आर नॉट अवेलेबल करेक्ट आंसर नहीं है और नन ऑफ द अबव भी करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर आंसर मैं देखूं तो उसका है आर मोर लिक्विड एंड वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं, डिविडेंड यील्ड फॉर अ स्टॉक इज, ऑप्शन ए डिविडेंड पर शेयर, बी डिविडेंड पर फेस वैल्यू, सी डिविडेंड पर शेयर टू करेंट मार्केट प्राइस, डी नन ऑफ द अबव। अब ये डिविडेंड यील्ड जो होता है वो बेसिकली एक परसेंटेज होता है कि आपका जो मान लेते हैं 5 रुपये का डिविडेंड मिला और आपका जो शेयर का करंट वैल्यू है वो 100 रुपये का है, तो डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करना 5% हो गया। तो जो 5% का आपने डिविडेंड यील्ड कैसे निकाला कि 5 आपको डिविडेंड मिला और 100 आपका जो है शेयर का मार्केट का करंट प्राइस था, तो उसका ऑप्शन सी करेक्ट है, डिविडेंड पर शेयर टू करंट मार्केट प्राइस। उससे फेस वैल्यू क्या था उसका, उससे इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, अ बेटर परफॉर्मेंस दैन द रिटर्न ऑन इंडेक्स इज गिवन बाय। अब जो इंडेक्स फंड्स होते हैं, जो कि इंडेक्स जिस तरह से परफॉर्म करता है उसी तरह से रिटर्न्स देता है। अब इस तरह के फंड्स के लिए एक पैसिव फंड मैनेजर को रखा जाता है, वो बेसिकली कुछ नहीं करता, वो जिस तरह से आपका निफ्टी 50 में अगर आपने इंडेक्स फंड में निवेश किया है तो निफ्टी 50 में जिस पैटर्न या जिस परसेंटेज से कंपनीज़ के बीच में आपके पैसों को बांटा जाता है, ठीक उसी रेशियो में वो बाकी कंपनीज़ के बीच में आपके फ़ंड को बांट देता है, तो उसका कोई क्या खास एक्टिव रोल नहीं होता। वहीं पे एक एक्टिव फंड मैनेजर क्या देखता है कि कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे निवेश करता है। तो कई बार आप देखेंगे कि जो इंडेक्स फंड्स होते हैं वो केवल इंडेक्स फंड बिल्कुल निफ्टी के परफॉर्मेंस को ही कॉपी करते हैं, बट अगर किसी फंड में एक्टिव फंड मैनेजर है तो वो डेफिनेटली वो अपना जो है एक्सपीरियंस लगाता है, अपना लॉजिक्स लगाता है, जिससे बेहतर रिटर्न दे पाता है। इसका करेक्ट आंसर है बी, एन एक्टिव फंड मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, व्हेन कंपेयरिंग अ फंड्स परफॉर्मेंस विद दैट ऑफ इट्स पीयर ग्रुप द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंपेयर्ड। डेफिनेट सी बात है कि जब भी हम कोई फंड सजेस्ट करते हैं या खुद लेते हैं तो हम उसका परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हैं, बट अब जब चेक कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों से हम चेक नहीं करेंगे। ऑप्शंस हैं, 2 डेब्ट फंड्स विथ 5 years मैच्योरिटी, अ ब्रॉड बेस्ड इक्विटी फंड विथ एन IT सेक्टर फंड, सी अ बॉन्ड फंड विथ अ बॉन्ड, डी अ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ विद अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब जब कंपैरिजन की बात की जाती है तो दो एप्पल्स को दो एप्पल से कंपेयर करेंगे, कभी दो एप्पल्स को आप पूरे फ्रूट से तो कंपेयर नहीं कर सकते। तो ठीक इसी तरह से एक ब्रॉड बेस्ड इक्विटी फंड जो कि सभी जगह निवेश कर रहा है उसको आप एक IT सेक्टर फंड से कंपेयर नहीं कर सकते। इसका करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन ऑन एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस टू बी इनकर्ड बाय अ स्कीम इज नॉट फाउंड इन द ऑफर डॉक्यूमेंट बट इन द ब्रोशर्स ऑफ द फंड। कि एक फंड में निवेश करने में कौन कौन से टाइप के एक्सपेंसेस लिखे होते हैं वो ऑफर डॉक्यूमेंट में होता है या नहीं होता है, या केवल ब्रोशर में होगा। डेफिनेट सी बात है कि ऑफर डॉक्यूमेंट में भी ये चीज़ मौजूद होगी कि इस फंड के इतने एक्सपेंस रेशियो है, तो ये सब चीज़ें ऑफर डॉक्यूमेंट में रहती है, इसलिए इसका आंसर फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 19 है, द साइज ऑफ अ फंड हैज़ नो बियरिंग ऑन इट्स परफॉर्मेंस।
क्या लगता है आपको कि एक फंड मैनेजर है जिसके पास सभी लोगों के पैसे हैं और एक दूसरा फंड मैनेजर है जिनके पास बहुत ही कम लोगों के पैसे हैं, कौन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएगा? डेफिनेटली कॉन्स्ट्रेंट्स आते हैं, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा फंड मौजूद होता है किसी के पास तो उसके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी मौजूद होती हैं अलग अलग जगह फंड्स को निवेश करने के लिए। वहीं पे एक छोटा फंड मैनेजर अगर है जिसके पास ज़्यादा अमाउंट नहीं है तो वो और भी ज़्यादा रिस्क ले पाता है एज़ कम्पेयर टू बड़े फंड मैनेजर के। तो इसका करेक्ट आंसर है फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 20, द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द फंड एन इन्वेस्टर सेलेक्ट्स फॉर इन्वेस्टमेंट ए आर ऑफ नो रिलेवेंस, बी शुड बी द सेम एज हिज ओन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, सी चेंज विद द मार्केट मूवमेंट्स, डी चेंज इन द AMC's की पर्सनल। जब भी कोई अपना इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव रखता है और फंड में वो चेक करता है कि उसका फंड का क्या इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है तो वो दोनों मैच करने चाहिए। इस वजह से करेक्ट आंसर है डी शुड बी द सेम एज हिज ओन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि मार्केट मूवमेंट किस तरह से है, ये फ़र्क नहीं पड़ता कि AMC का की पर्सनल में क्या बदलाव आया। हो सकता है कि उनके ऑब्जेक्टिव आपसे अलग हो, बट अगर आपने अपना इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया है तो आपको केवल ये चेक करना है कि आप जो भी फंड खरीद रहे हैं क्या उसका भी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव सेम है या नहीं।